स्वागत है आपका अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। और राजीव गांधी सोशल मीडिया के इस चैनल पर आप सबका और हमारे साथ विनोद जी गाड़े हैं। और विनोद जी गाड़े परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे चैनल के सर्वे शर्मा है और हमेशा लोगों को जागृत करने का काम करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है वो हमारे चैनल के माध्यम से जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम आज जी रहे हैं 2014 के बाद से, जो परिस्थिति हमारे सामने आ चुकी है, आ रही है और भविष्य में आने वाली भी है, तो उसके लिए ऐसे जागरूक पत्रकार लोगों का होना बहुत आवश्यक है। और वो कार्य जो कर रहे हैं ना, बड़ी तन मन धन से विनोद जी गाड़े कर रहे हैं। तो विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं और काफी आप बिजी भी थे। विनोद जी, मैं कैसा है, आपको एक बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। 2016 में एक एडमी चौकी केस जो हाईकोर्ट में गई थी, गट्टानी जी ने जो डाला था और उन्हें स्टे मिल गया। जगह का प्रॉब्लम है, जगह सरकार ने अधिग्रहित करने की जो प्रोसेस की हुई है उस प्रोसेस के विरोध में हो गए हुए हैं और प्रोसेस में कुछ खामियां है, ला रहे कुछ खामियां, ऐसा उनका दावा है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा जातिवादी भी प्रसंग आ रहा है, क्योंकि घटानी जी जो उच्च वर्गीय जाति में है और वो जगह की जो मांग है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए मांगी जा रही है। सरकार ने पूरे प्रयत्न किए, सरकार ने पैसा भी जमा किया, लगभग 4.25 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जिसके आज वेरिएशन 6 करोड़ के लगभग है और जगह की कीमत ही सिर्फ 2 करोड़ के लगभग है जी। तो ये केस जो अभी लटका पड़ा है, पिछले 2 साल से जो हमने मेहनत किया था लोगों को जागृत करने का, कि जगह के लिए कुछ किया जाए, कोर्ट में कुछ किया जाए, तो हमने जितने भी समाज के जो नेता है, कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर के, उनसे एक मीटिंग वगैरह अरेंज करवाई थी। मीटिंग में खासदार साहब को, जो अभी रवि खासदार साहब है, जैसे हमारे बलवंत जी वानखड़े, उस समय के नवनीत राणा भी थे, रवि राणा आमदार थे, खोड़के साहब थे या खोड़के मैडम थी, आमदार है। और उस समय में उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया। बायका था उस समय में बलवंत वानखड़े जो थे आमदार थे, यानी विधायक थे, और उन्होंने सदन में प्रश्न भी रखा था। सदन में भी के पार्टी ने आश्वासन भी दिया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उसे रुजूरा दिया। फडणवीस साहब ने भी पर्सनली बात करने का आश्वासन दिया था और रवि राणा की बहुत मेहनत है उसमें, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन आज जब आपने देखेंगे जो उस केस की जो हालत है वो पेंडिंग पड़ी है, लगभग 8 वर्ष 2016 से पेंडिंग है। और आज जो परिस्थिति आई हुई है, 1 अप्रैल को उसकी लास्ट तारीख थी और उसके बाद में उस तारीख का कुछ भी नहीं हुआ। क्या केस पेंडिंग हो गई है? क्या वो जगह बाबा साहब को मिलेगी या नहीं मिलेगी? या ये जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है कि केस का तब कुछ हल नहीं कर? आपको क्या लगता है? राजू जी, अभी जो मसला आपने बोला है उसके बारे में थोड़ी सी कड़वाहट सी बात मैं कहूँगा कि जो आपने आखिर में शब्द यूज किया कि क्या ये नेताओं की निष्क्रियता है, तो 100% ये नेताओं की निष्क्रियता है। क्योंकि हम आम्बेडकरी नेताओं को सक्षम नहीं मान सकते। आपने देखा होगा कि हम हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहे और कभी आम्बेडकरी जनताओं ने इतना साथ देने के बावजूद, आपने जैसे बोला कि खासदार बलवंत वानखड़े जी के बारे में अगर बात करेंगे तो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि आम्बेडकरी जनता पूरी एक होके आज हमने बलवंत वानखड़े जी को चुन के लाया। तो इसका मतलब है कि समाज में ताकत है। समाज अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। समाज ने अगर ठहरा लिया कि नहीं, ये आदमी को हमने आमदार बनाना है, ये आदमी को खासदार बनाना है, तो वो बना सकती है। पर यहाँ पे चीज आती है कि जो नेताएं हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है श्रेयवाद। यहाँ की शुरुआत जो हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी। जो आम्बेडकरी नेता एक हुए थे और एक मसले पे, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक की जो बात हो रही थी कि भाई तीसरे उच्च वर्गीय आदमी के हाथ में न जाते हुए हमारे पास ही बोर है, और उसके लिए सारे एक होके लड़ाई लड़ी। काफी बड़ा मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पे लिया गया था। आपने देखा होगा कि नागपुर हाईकोर्ट
तक लोग पहुंच गए थे। और नागपुर में भी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी हुई। जी हाँ। उसमें भी काफी लोगों ने खुद के बारे में ऊंचा बताना लोगों को पसंद किया। पर उस चीज की इतनी कुर्बानी देने के बाद में फायदा क्या हुआ? आज घड़ी में वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, उसका कोई भी वारस नहीं बोल सकते हम कि उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसके लिए केस लड़ने वाला कोई नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्यों हो रहा है, समाज पूछता क्यों नहीं है इन लोगों से? पिछले 2 सालों से ये क्या कर रहे हैं? आज 2 साल पहले कुछ लोग आए थे जिन्होंने लक्ष्यवेदी इस पे प्रश्न उठाए थे विधानसभा में, लेकिन उस लक्ष्यवेदी का जो प्रॉमिस दिया गया था वो प्रॉमिस भी टूट चुका है। आज उस प्रॉमिस पे हम लोगों ने उनको भी चुन के दिया, इस आशा के साथ में कि अम्बेडकरी जनता को वो जगह मिल जाएगी, उस हक की जगह पे हम कुछ बना पाएंगे, उस जगह की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमें हमेशा मिलती रहे। पर आज दुख की बात यह है कि नेताओं के श्रेयवाद में हम हमारी वो जगह भी हाथ से जाने के लिए मजबूर बैठे हुए। और कदापि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे नेता देखते रह जाएंगे और इनके हाथों में कुछ भी नहीं आएगा, उसकी धूल मिट्टी भी नहीं मिलेगी अगर जिस वे से जा रहे हैं। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में ये मैटर नहीं लड़ रहे, तो मैंने बताया कि श्रेयवाद है, श्रेयवाद में एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। अगर नेता सही दिशा समाज को देगा तो समाज इतना पैसा जमा कर सकता है, हमारे समाज में उतनी ताकत है। आपने देखा होगा कि अम्बेडकर जयंती या बौद्ध जयंती पे हम काफी डीजे पे या अलग अलग कार्यक्रमों में पैसा जमा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज ने अगर तय कर लिया तो समाज उतना फंड भी देगा, पर समाज को इन नेताओं पे भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए समाज इनके पीछे नहीं है। हाँ। और ये इनके पीछे समाज नहीं, इसलिए ये दूसरे नेताओं के भरोसे बैठे। नहीं, नेता कौन से? समाज के नेता, दलित नेता, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता? अब इनमें डिफरेंस होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से डिफरेंस है। तो डिफरेंस है। इसमें हम खुद को पॉलिटिशियन मानने वाले नेता भी हैं, खुद को स्वयं घोषित समाज के नेता रहने वाले, जो बोलते हैं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। वो चोला अलग पहन के है और चोले के पीछे उनका चेहरा अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप भी कर रहे हैं, और दोष ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो सत्ता में है या फिर विपक्ष में है, क्योंकि दो ही पार्टियां होती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष। सही, उनको दोष दे रहे हैं, लेकिन ये नेता क्या कर रहे हैं, वो समाज के नेता क्या कर रहे हैं अमरावती शहर में, अमरावती जिले में, मैं वो पूछना चाहता हूँ। अभी आपने अगर थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश की, तो ये बर्थडे मना रहे हैं। हाँ, जन्मदिन। अच्छा, जन्मदिन भी इनका ऐसा है कि वो आदमी काम कर रहा है खोड़के का, कांग्रेस भवन में उसका बर्थडे मन रहा है। वो काम कर रहा है आरपीआई का, उसका बीजेपी के कार्यालय में बर्थडे मन रहा है। तो हमें तो समझ में नहीं आता है सारे बीजेपी में काम कर रहा है कौन किधर है या कौन किधर है। तो ये क्या हो रहा है कि किसी भी चीज को हम सही ढंग से समझ नहीं पा रहे और समाज पूरी तरह से दिशा भटक रहा है। नेता जो है यंगस्टर भी, जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई लीडरशिप में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं नेताओं के पीछे छुपे पड़े। आज मुझे नहीं लगता कि जिस वे से हम जा रहे हैं हमें अम्बेडकरी नेताओं के भरोसे बैठना चाहिए। हमें आज समाज से ही उम्मीद लगाना चाहिए, या इस चैनल के द्वारा समाज में इतनी जागरूकता लानी चाहिए कि जो पैसा आप बौद्ध जयंती या अम्बेडकर जयंती पे खर्च कर रहे हो उसको जमा करें और इस केस के बारे में सोचें। विनोद जी, थोड़ा मैं एक डीप में जाना चाहता हूँ जी। 47 के लगभग जैसे देश आजाद हुआ, और आजादी से पहले का जो समय था, आजादी के समय के बाद का समय, ठीक है, दो पार्ट हो जाते। और आजादी से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी है दलितों के लिए, दलितों की मुक्ति के लिए, दलितों को जाति संघर्ष से बाहर निकालने के लिए, जाति व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए, इसके लिए जो लड़ाई लड़ी है,
बाकायदा महात्मा गांधी हो या फिर नेहरू हो या फिर XYZ कोई भी नेता हो, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं डरे किसी से। ठीक है, जैसे देश स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये भी पता था कि मेरे समाज का फायदा किसके साथ होगा। उस फायदे के लिए उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को समर्थन दिया और नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री पद भी उन्होंने स्वीकार किया, कानून मंत्री थे और संविधान लिखने का जिम्मा भी उन्हीं को मिला और उन्होंने बाकायदा लिखा। और उसके बाद में संविधान में जो जो उनको करना था समाज के लिए वो उन्होंने पूरी तरह निष्ठा से किया है। और उतनी ही निष्ठा से उस समय की कांग्रेस सरकार ने, नेहरू सरकार ने या आने वाली सरकारों ने भी, कांग्रेस की सरकारों ने वो बाकायदा बाबा साहब अम्बेडकर की सभी बातों को माना है और इम्प्लीमेंटेशन भी किया है और वो दलितों को दिया है, सिर्फ एक वजह से कि बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने लिखा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैसा है, नेहरू जी भी चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर उनसे पहले ही चले गए 56 में, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, सभी को पता है। 56 के बाद की जो परिस्थिति होना चाहिए, दलित समाज को एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। आरक्षण बोलो, फिल्म की जमीनें बोलो, खेती बाड़ी बोलो, सर्विसेज बोलो, नौकरियां मिलो या चौथी पांचवी 10वीं वालों को पकड़ पकड़ के सर्विस देने का काम भी कांग्रेस ने किया है। लेकिन ये जो हमारा समाज है कब आत्मनिर्भर बनेगा, कब तक हम किसी को मांगते रहेंगे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की वो जगह के लिए भी अगर हाथ फैलाना पड़े तो फिर हमारे समाज के लिए तो रुकमर नहीं बात है ना जी। आप देखो इरविन चौक पर जितने भी नेता वगैरह थे, जन्मदिन मनाने वाले, कार्यक्रम देने वाले, 6 दिसंबर हो गया, 14 अप्रैल हो गई और 26 नवंबर हो गया, ये कार्यक्रम तो होते ही रहेंगे। पैसों का तो कोई ये नहीं, पैसे तो धूमधड़ाके से खर्चा होते, पानी की तरह पैसा पाता है। लेकिन वो केस के लिए, वो जीतने के लिए सरकार ने भी तो मेहनत की है ना। सरकार ने पैसा जमा किया, सरकार ने अपने वकील से लगाया है, जिला परिषद जिलाधिकारी साहब ने अपने वकील लगा हुआ है, तहसीलदार, SDO साहब, इन्होंने अपनी तरफ से वकील है, महानगर पालिका की ओर से भी वकील वहां पर आर्गुमेंट कर रहा है। समाज का वकील क्यों नहीं? समाज के ये जो नेता है, ये जो ठेकेदार है, इन्होंने अपना वकील क्यों नहीं खड़ा किया? मैं वो पूछना चाहता। देखिए राजू जी, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी, उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी तो उसमें एक बार वो हार गए। उस हार के बाद में उन्हें समझ में आ गया था कि मैं एक समाज के भरोसे रह के इस क्रांति को आगे नहीं बढ़ा सकता, मुझे सारे अलग अलग जातियों के लोगों को लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की संकल्पना रखी थी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की संकल्पना को भी यहाँ के नेताओं ने बाद में बदल डाला। तो बाबा साहब जो इतने अभ्यासु थे, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्यों बनाई? उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ में इतनी ऊंचाई तक काम किया, हमारे समाज को अलग अलग जगह पे फायदा पहुंचा दे दिया, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि जब तक हम सत्ताधारी पक्ष के साथ में काम नहीं करेंगे या समवैचारिक पक्ष के साथ में काम नहीं करेंगे तब तक हमारा फायदा नहीं है। इसलिए संविधान लिखते समय भी उन्हें पता था कि मुझे कांग्रेस के साथ में मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अब लोग गलत प्रचार भी उसका करते हैं, वो कौन लोग है आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब बारी आती है कि उसी माध्यम से हम थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे कि समाज के लोगों ने उसका वकील क्यों नहीं रखा, तो वकील इसलिए नहीं रखा कि राजू जी यहाँ पे नेताओं का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सीधी सी बात है कि कोर्ट का वकील एक फीस बोल देगा। विदाउट वकील के जगह कैसे मिलेंगे, कैसे केस लड़ेंगे? देखो ना, अभी कैसा है, सबसे पहले तो हमारे नेताओं का इसमें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आपने समाज ने मिलके वकील रख दिया, वकील ने समाज के सामने बोल दिया कि भाई मैं आपसे 5 लाख रुपए इस कोर्ट की फीस लूंगा, तो 5 लाख तो तय हो गए, तो उसमें तो XYZ कुछ नहीं है, तो समाज को 5 लाख जमा करने। अब हमारे लोगों को तो आदत पड़ी है कि 5 के 15 मिलेंगे तो हम काम करेंगे। अच्छा, तो हमको 5 के 15 तो मिल नहीं रहे तो हम क्यों काम करेंगे? अच्छा, हम हमारे जेब से समाज के लिए क्यों पैसा खर्च करें? क्योंकि 14 अप्रैल 6 दिसंबर को करेंगे, तो हमको जब तक मलाई नहीं मिलेगी समाज से। 14 अप्रैल की बात भी बताता हूँ, 14 अप्रैल बुद्ध जयंती को पैसा जमा होता है 100%, पैसा खर्चा होता है 30%, 70% पैसा कहाँ जाता है ये भी पूछने वाली बात है।
इतना पैसा आपको लगता है क्या? नहीं लगता। बैनरबाजी, ये फाइनेंसर, ये वो क्यों चाहिए आप समाज के सामने बोलो बुद्ध जयंती इस बनती है। आपने देखा होगा रैली, हाँ कभी रैली में आपने वो देखा है क्या? बुद्ध जयंती में लोग एक कैंडल जला के हाँ, चलते हैं, हाँ सफेद वस्त्र पहन के चलते हैं, हाँ तो वो तो हमारे घर से ही आ रहे हैं। बराबर सही इनका क्या इन्वेस्टमेंट है? हम्म, हम तो पैदल चल रहे हैं रैली में, गाड़ियां तो है नहीं। जैसे बाकी नेताओं को अगर आप देखोगे तो गाड़ियां भर भर के जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि भाई गाड़ी का रेंट भी दिया होगा, गाड़ी में डीजल भी डाला होगा। तो यहाँ क्या है? तो समाज को दिशा भूल करने का काम ये नेताएं कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तरफ से फंडिंग लेते हैं। हो सकता है कि पार्टी की तरफ से भी ये बोला जाता होगा कि भाई मैं इतना बड़ा बुद्ध जयंती या ये वो कार्यक्रम ले रहा हूँ साहब, तो देखो इतने लोग मैंने जमा किए, तो इसका फंड भी आप तो डबल हो गया। अच्छा, तो यहाँ भी मलाई मिल रही है ना, हमारा राशन पानी इसी से चलता इसका है। मतलब ये है जगह मिले ना मिले हमारा आंदोलन हमारे कार्यक्रम चलते रहे, हमारा राशन पानी चलता रहेगा। राशन पानी चलता रहे। जब तक राशन पानी चलेगा हम समाज के लिए नेता बन के काम तो फिर करेंगे। ये इसका मतलब विनोद जी ऐसा है कि भाई ये जो गिने चुने उंगलियों पर गिनने लायक जो नेता है या कार्यकर्ता है समाज को धोखा दे रहे हैं ना, धोखा दे गुमराह कर रहे हैं। 100% गुमराह कर रहे हैं। और मैं समाज से बार बार इस चैनल के द्वारा विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाइड करें और ऐसे लोगों को बायकॉट करना चालू करें। बिल्कुल, क्योंकि ये पलक झपकते ही आज रात को किस पार्टी में थे और दूसरे दिन किस पार्टी में रहेंगे इसका भरोसा नहीं। अभी 2 दिन पहले एक फेसबुक पर पोस्ट देखी थी जी कि 2 साल पहले यानी समाज के कार्यकर्ता ने पोस्ट डाली है, अच्छा नेता है, अच्छा माना भी जाता है। और एरविन चौक के जो प्रकरण की जो भागदौड़ है लगभग उसी के हाथ में, क्योंकि मीटिंग अरेंज करने का काम भी वही करता है। जी नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं, लेकिन उसकी एक पोस्ट आई थी फेसबुक पर कि 2 साल पहले हमने एरविन चौक की जगह के लिए आंदोलन किया था, कहाँ है खासदार, आमदार ने क्या किया, अभी जनता को कितना तड़पाएंगे, उस जगह का क्या होगा, ऐसा करके उसने एक पोस्ट वायरल कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे कार्यकर्ता जो पोस्ट डालते हैं, जिन्होंने मीटिंग्स ली है, जो अरेंज करता है, वो पर्टिकुलर वो खुद क्यों नहीं कर रहा है? खुद क्यों नहीं एरविन चौक की जगह के लिए हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट में एक आधा वकील रखे, यहाँ पर इतनी मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में पैसा जमा करें, क्योंकि जब तक आपका वकील नहीं होगा आप केस जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते ना। जी कैसे कल्पना करेंगे? तो आप ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए क्या करना चाहिए? मैंने आपको शुरू में भी कहा कि लोगों को दिखाने वाली बात इसमें नहीं मिल रही। देखो कोर्ट मैरिटर ऐसा है कि जब तक आपका वकील अच्छा नहीं होगा, जब तक वो अच्छी दलीलें नहीं करेगा, जब तक उसको पूरा नॉलेज नहीं होगा और वो सामने वाले वकील को जब तक क्रॉस करके वो जमीन को आपको हस्तगत करके नहीं देता, तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। अब नेतागिरी में तो ऐसा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, यहाँ तो वो चीज मिल नहीं रही। रही बात कि दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा करना आसान है कि आमदार क्या कर रहे, खासदार क्या कर रहे हैं। तो आमदार आपका सिर्फ विधानसभा में लक्ष्यवेधी खड़ा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए निधि ला के दे सकते हैं, पर वो आपको जमीन में हस्तगत नहीं करके, वो तो लोकल मैटर हो गया। अब अमरावती महानगर पालिका के सारे नगर सेवकों ने मिलकर पैसा जमा किया हुआ ला रहा है, सबको पता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है और गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है तो हम चाहेंगे कि वो कोर्ट से मैटर सॉल्व। और इतनी अच्छी परिस्थिति पहले नहीं थी। अगर हम देखेंगे तो आज जो आरपीआई के नेता है रासू गवई साहब, उनके जो सुपुत्र हैं आज सर न्यायाधीश करके बैठे हुए हैं। अब उनके पास में लोग मैं देखता हूँ कि भीड़ लगी हुई, फोटो खींच रहे, उनका स्वागत कर रहे, कहाँ उनकी तारीफ कर रहे। दरियापुर के सुपुत्र, अमरावती के सुपुत्र, ये वो सब बातें ठीक है भैया, पर डॉक्टर बाबा साहब एरविन चौक का मैटर कोर्ट में है, तो आप उनसे क्यों नहीं जाके एक एलिगेशन बनाते, सारे लोग वहां पे जाओ,
एक उनको निवेदन दो, वो फाइल दो कि साहब ये कोर्ट में हमारा मैटर फंसा हुआ है, हाँ, हम लोगों की परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है, हाँ, हम लोगों का समाज कमजोर है, हाँ, हमारे पास में पैसे नहीं है, हाँ, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा सा वकील या आप खुद ये लड़ाई हमारे साथ लड़े और एक अच्छा सा वकील दे जिसकी फीस एक नॉमिनल हो जो हम मिलके दे सकें। वो नहीं कर रहे। हाँ, तो मेरा ये बात बोलना है कि आपने उनकी रक्त तुला कर दी, उनकी माता जी का रक्त तुला कर दिया, हाँ। यानी अलग अलग बर्थडे बर्थडे में खुशी मन रही है, तो ये क्यों नहीं करते भाई? नहीं ठीक है, अब ये आपको आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लिया है तो आपको बता दो हाई कोर्ट में 6 महीने करीब करीब वो ये केस उनकी टेबल पर थी। जी जब वो हाई कोर्ट में नागपुर में प्रैक्टिस जज 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 थे तो उनकी टेबल पर 6 महीने के लगभग केस थी। और उनकी जो माता जी है और उनके पिताजी जो है रासू गवई साहब, जिनकी कल पुण्यतिथि थी, उनको हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित किया हमारे अखिल भारतीय राजभवन विचार प्रेस मंच के चैनल की ओर से। और वो गवई साहब के कर कमरों द्वारा ही वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो स्मारक है, जो अभी हाल फिलहाल जो है, जी तो वो उसकी स्थापना उनके हाथ से हुई थी। जी बड़ा उपकार है समाज पर। और उनकी पत्नी सिजय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो माता जी है उनका भी उपकार है, उन्होंने भी बहुत संभाला। लेकिन अभी वो दादा साहब हमारे बीच में नहीं है, माता जी बन चुकी है। और गवई साहब जो भी है भूषण गवई, वो तो सिजय बन चुके हैं तो उनका ध्यान इधर आना वाला नहीं। लेकिन मैं सीजीआई के पास में समाज का डेलीगेशन जाए एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह के लिए, सीजीआई ये बोलेगा भाई आप एडवोकेट रखो, एडवोकेट रखेंगे और जनता की ओर से एडवोकेट रखो उसमें, और पिटीशन जनहित याचिका के रूप में करो या फिर इंटरव्यू हो जाओ उसमें। आप लड़ेंगे नहीं तो केस नहीं जीत पाएंगे। ऐसे सीजीआई डेफिनेटली जवाब देंगे, इतना मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इतनी पढ़ाई मैंने भी किया, मैं भी एलएलबी में हूँ। लेकिन मैं थोड़ा एक और प्रश्न पूछूं, ये जो आदत है हर किसी को मांगने की, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, वो कब बंद होगी उसके विषय में, क्योंकि ये जगह जो है वो समाज का हृदय स्थल है, जिले का हृदय स्थल है और देश के सेंट्रल में स्थित तो स्मारक बनेगा। नागपुर वैसे सेंट्रल में आता है लेकिन अमरावती बाजू में होने के पास में होने की वजह से मैं बताता हूँ क्योंकि वो स्मारक भी देश के सेंट्रल में हृदय स्थल में होने वाला है। अब बाबा साहब अम्बेडकर की लोग जगह तो मिलना ही चाहिए। सामने वाली जो पार्टी है वो क्यों नहीं देना चाह रही जगह, उसको तो पूरा बहुमत मिल रहा है, डबल मिल रहा है लारे के हिसाब से, तो सामने वाली पार्टी वो गट्टारी क्यों नहीं दे रहा जगह? मैं वो पूछना चाहता हूँ, क्या जातिवाद आज भी जिंदा है? अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके हैं। हाँ, एक तो गट्टानी जी को जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही होगी या फिर उनकी इच्छा भी होगी, तो कुछ लोग पीछे से, हम इनको इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, जो वो जगह देना नहीं चाहते। क्योंकि मेरी जहां तक स्टडी है, अमरावती को जो मैंने समझने की कोशिश की, तो 2-3 मामले ऐसे मेरे नजर में आए कि वहां पे उनका कुछ ना कुछ ऑफिस है, उनका कुछ ना कुछ मॉल है, उनका कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसके भरोसे पे उनका काम चलता है। वो लोगों को पता है कि आज ये जगह अगर मैंने इनको दे दी तो कल को मेरे जगह पे आने के लिए इनको टाइम नहीं लगेगा, तो उसके लिए वो झगड़ा लगाने वाले बहुत सारे काम। अब आप बोलेंगे कैसे, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक के साथ साथ में अगर हम साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे जी की बात करेंगे, तो उनका भी पुतला कितने सालों से राजापेट के ग्रेस इन होटल के बाहर पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है। लोग वहां पे क्या नहीं करते, आप अगर देखेंगे तो शर्म आती है। सही बात है, सही। दूसरा, रानी दुर्गावती चौक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रानी दुर्गावती चौक में अन्नाभाऊ का पुतला लगना चाहिए कि रानी दुर्गावती का लगना चाहिए, इसलिए दो समाज में वहां पे भी तेड़ निर्माण करके रखी हुई। तो ये क्यों है? क्यों नेता समाज को अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जातियों में झगड़ा करना, राजनीति चल रही है? तो ये जैसे मैटर है अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक का, जिस प्रकार से बाबा साहब के चौक के पीछे का पेट्रोल पंप गायब हो गया, जिस प्रकार से मार्केट में अगर वो जगह मिल गई तो उसके पीछे की जगह भी उनको पता ही अपने हाथ से चली जाएगी, तो वो डर है। अच्छा, उसी प्रकार से रानी दुर्गावती चौक के बारे में सोचेंगे तो उसके पीछे का कॉम्प्लेक्स
का है उसको भी पता है कि भैया कल यहाँ अन्नाभाऊ साठे का पुतला लग गया, यहाँ पे रानी दुर्गावती का पुतला लग गया, तो वो बाबा साहब चौक से जो कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा जाता है वो यहाँ रुकेगा, हाँ यहाँ पे हार चढ़ाए जाएंगे, तो हमारा इतना बड़ा होटल है, हाँ वहां पे अगर 5 स्टार पब्लिक रुकी हुई है तो वो देखेगी, हाँ। तो ये तमाशा हमें नहीं दिखाना है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, आप बोल नहीं सकते, तो आगे चल के आपको पता चलेगा। चलिए विनोद जी, बहुत बढ़िया संबोधन आपके साथ भी हुआ, और एरुन चौक की जगह के बारे में हमारे वीडियोस आते रहेंगे। कभी आप इंटरव्यू लेते हैं, कभी मैं लेता हूँ, कभी जनता से हम पूछताछ करते रहते हैं, जनता को जागृत करने का काम करते रहते हैं। फिर भी इतना है कि अभी समाज को जाग जाना चाहिए कि इन जो पर्टिकुलर 10 15 20 लोगों के जो ग्रुप है, या फिर जो नेतागिरी जो कर रहे हैं, एरुन चौक के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और अपने अपने नेताओं का भला होना चाहिए, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। मैंने देखा है जी कितने आमदार अलग अलग पार्टियों के चुनकर लाए, और कैसे खासदार साहब को चुनकर आए, या फिर XYZ जो भी है, राजनीति को परे रखकर कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर के चौक की वो जगह के लिए काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा आपका भी दृष्टिकोण रहा होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और कैसा है, 5 लाख जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक वकील रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक समाज के किसी भी कार्यकर्ता नेता ने अभी तक ये नहीं बोला कि मैं वकील मेरी तरफ से रखता हूँ करके। हमने तो लास्ट टाइम बात भी की, मैंने पिछले में बात भी किया था ना। 5-5 10-10 हजार रुपए हम देने के लिए तैयार भी मतलब ये 5-5 हजार भी नहीं दे सकते, 1-1 हजार भी जमा नहीं कर सकते। 5 लाख की पब्लिक आती है 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, 26 नवंबर को 2-3 लाख लोग आते हैं। लेकिन अगर वो 200 400 500 हजार भी जमा नहीं करते होंगे तो समाज का रखवाला अभी जीवंत नहीं है, ऐसा माना जाएगा। और इसी बात पर आज का एक कार्यक्रम ये संबोधन समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद विनोद जी, आप आए और हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया का बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया, और आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसे मैं अपेक्षा करूँ। धन्यवाद, जय हिंद। जय